तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मैथ्स बाय लखन नामक यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने कवर किए थे कुछ एक्सरसाइज 1.1 के एनसीईआरटी क्वेश्चन और एडिशनल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के कुछ अदर सॉल्व एग्जाम्पल्स को। तो देखते हैं उदाहरण संख्या 1 को। तो उदाहरण संख्या 1 है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो इसका सबसे पहले 2 का भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे और इसमें इसका जो दशमलव प्रसार आएगा वो अशांत और अनावर्ती आएगा और सिद्ध हो जाएगा कि ये एक परिमेय संख्या नहीं है। तो इसका भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। सबसे पहले एक ऐसा नंबर यहाँ पे सोचना है जो इसका नज़दीकी स्क्वायर हो या तो यही नंबर हो। इससे कम वाला चलेगा, इससे जो ज़्यादा हो जाएगा वो नहीं चलेगा। तो हमें पता है कि 1 का स्क्वायर हमारा 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो हम सबसे पहले 1 रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 आ गया और 1 यहाँ पे भी रख दिया। फिर इसके बाद इसको घटा देना है, 2 में 1 गए, 1 आ गया। फिर इसके बाद इसको अगले स्टेप के लिए हम जोड़ देंगे, तो ये 1 + 1 2 आ गया। अब इसमें यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। दशमलव के बाद 2 जीरो एक साथ इसमें उतारने हैं, 2 जीरो आ गए। अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर सोचना है जो नंबर हम यहाँ पे रखेंगे उसी नंबर का गुणा होगा, यानी उतने ही बार हम इसमें भाग देंगे। यानी यहाँ पे अगर 5 रखते हैं तो 5 का गुणा 25 में होगा तो 125 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे भी 4 रखना है, सेम नंबर। और यही सेम नंबर अगले स्टेप के लिए हमें जोड़ना भी है। तो 4 का गुणा अगर 24 में कराएंगे तो 96 आ जाएगा और इसको घटा दो तो ये 4 आ गया। उसके बाद फिर 2 जीरो उतार दो, इसको जो 4 को जोड़ दिया तो ये 2 8 हो गया। अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर सोचना है जो जिसका हम इस पे गुणा कराएं तो ये 400 से ज़्यादा न जाए। अगर यहाँ पे अगर हम 2 रखते हैं और 2 का इसमें गुणा कराएंगे तो 400 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे 1 रखेंगे। यहाँ पे भी 1 आ गया और ये सेम नंबर अगले स्टेप के लिए जुड़ भी जाएगा। तो एक का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो उतना ही 281 ही आ जाएगा। इसको घटा दो, ये 9 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर 2 जीरो उतारना है। अब इसके बाद इसको जोड़ दो। अब यहाँ पे ये 2 जीरो आ गए। अब यहाँ पे ये आपको 2 जीरो छोड़ देना है और ये 2 संख्या छोड़ देना है जो एक उतारने वाले हैं। अब आपको सोचना है कि 28 का भाग हम 119 में दें तो कितनी बार जाएगा। ये 4 बार जाएगा, 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 यहाँ पे आ गया। अब 4 का 4 यहाँ पे भी आ जाएगा और 4 अगले स्टेप के लिए सेम हमें यहाँ पे जोड़ पे भी रख देना है। और फिर 4 का इसमें मल्टीप्लाई करा दो, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, 4 8 32, 4 दूनी 8 3 11, ये इतना आ गया। 4 बार गया और इसी 4 को जोड़ दो अगले स्टेप के लिए, ये कितना हो जाएगा 2 8 2 8। और इसको घटा दो, 10 में 6 गए 4 और 9 में 9 गए 0। यहाँ पे ये एक दहाई ले लेगा तो ये 8 बचेगा, 8 में 2 गए 6 और ये 2 जीरो आ जाएंगे। फिर उसके बाद ये 3 संख्या छोड़ दो और ये 3 संख्या छोड़ दो। 28 का भाग 60 में 2 कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो 2 यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे भी 2 आ गया। तो 2 का इसमें गुणा करा दो, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5, 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5, ये 2 जुड़ जाएगा, 2 8 2 8 4 आ गया। अब इसको घटा दो, 10 में 4 गए 6, 9 में 6 गए 3, 13 में 5 गए 8, 9 में 6 गए 3। इसके बाद 2 संख्या और उतार दो, 2 जीरो उतार लिए। अब ये 4 संख्या छोड़ दो, ये 4 संख्या छोड़ दो। 28 का भाग 38 में 2 तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ गया। 1 का गुणा कराओगे तो उतनी संख्या आ जाएगी, 2 8 4 1। ठीक है, तो यहाँ पे इसको देखा हमने, 2 का भाग विधि से वर्गमूल निकाला तो ये सारी संख्याएं हमारी क्या आ रही हैं, अलग अलग आ रही हैं। कोई भी संख्या सेम सीक्वेंस से रिपीट नहीं हो रही कि जैसे 4 1 आ गया तो फिर 4 1 फिर 4 1, ऐसे कोई भी संख्या सेम सीक्वेंस से रिपीट नहीं हो रही है। तो इसका दशमलव प्रसार जो
तो आप लिख सकते हैं इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है, क्योंकि ये चलता ही जा रहा है, जीरो नहीं हो रहा है, ये चलता ही जाएगा। इसका दशमलव प्रसार अशांत है। और दूसरा क्या है, अनावर्ती है, यानी कोई भी नंबर सेम सीक्वेंस से रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसका दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका दशमलव प्रसार जो है वो अशांत और अनावर्ती है, इसलिए यह क्या अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, उदाहरण संख्या दूसरा दिया है, सिद्ध कीजिए कि √n एक परिमेय संख्या नहीं है यदि n एक पूर्ण वर्ग नहीं है। तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना √n एक परिमेय संख्या है। जो देता है उसका उल्टा मान के चलते हैं, और वो मानक जब गलत साबित हो जाता है तो सिद्ध हो जाता है कि जो हमने माना था उसका उल्टा, यानी परिमेय संख्या मानेंगे। जब परिमेय संख्या का मानक हमारा गलत साबित हो जाएगा तो ये साबित हो जाएगा कि √n एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमने माना है कि √n एक परिमेय संख्या है, तो क्या हो जाएगा, √n बराबर p/q, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर होगा तो n हो जाएगा, क्योंकि √n का स्क्वायर होगा तो n आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा p² तो p² बराबर क्या आ जाएगा, इसका गुणा करा दो, ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो p² बराबर आ जाएगा n × q²। इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2। p² हमारा p² के दो गुणनखंड आ गए, कौन से, एक n और एक q²। तो इसका मतलब है कि p² के n और q ये दोनों गुणनखंड है। अगर किसी संख्या के जो गुणनखंड होते हैं, जैसे मान लीजिए 3 × 2, तो वो संख्या उससे विभाज्य होती है, यानी 6 के गुणनखंड 3 और 2 है, गुणनखंड वही तो होते हैं जिससे वो संख्या कटती है। अगर 6 के गुणनखंड 3 और 2 हैं तो इसका मतलब यही है कि 6 हमारा 3 से भी कट रहा है, 6 हमारा 2 से भी कट रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि p² n से विभाज्य है, अतः p भी n से विभाज्य होगा। ठीक है, यदि कोई नंबर का स्क्वायर किसी संख्या से विभाज्य है तो वो नंबर भी उससे विभाज्य होगा। तो इसमें हम एक नियतांक k मान लेते हैं कि p के बराबर में n और k इसके गुणनखंड है, तो k की इसकी जो भी वैल्यू आ जाएगी वो k के अंदर आ जाएगी। तो p बराबर हम क्या मान लेते हैं, n, और एक नियतांक हम k मान लेते हैं। तो p बराबर क्या आ गया, n × k। अब इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्क करने पर, p² = n² × k²।
अब इस पी स्क्वायर का मान यहाँ पे रख दो। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर के स्क्वायर पी स्क्वायर की जगह रख देना है हमें। ये पी स्क्वायर की जो वैल्यू आई है एन स्क्वायर इंटू के स्क्वायर, एन इंटू क्यू स्क्वायर। अब यहाँ से क्यू स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन एन, तो ये एक एन से एन इंटू एन, एक एन कट गया और एक एन बचेगा, तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ गया, एन इंटू के स्क्वायर। यहाँ पे हमारे क्यू स्क्वायर बराबर आ गया एन इंटू के स्क्वायर और पी स्क्वायर बराबर आया था एन इंटू क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा क्या है, एन और एन दोनों पी और क्यू के में उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन गुणनखंड एन आ गया। और जो परिमेय संख्या होती है उसकी शर्त होती है कि P और Q का मासा एक होना चाहिए। P और Q का मासा एक होने का मतलब कि उसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, या तो वो संख्या स्वयं और एक। लेकिन यहाँ पे एक कॉमन गुणनखंड मिल रहा है जो कि n है। चूँकि n P तथा Q का उभयनिष्ठ यानी कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड है, चूंकि n p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इस प्रकार हमारा पूर्वानुमान गलत साबित होता है। क्यों? क्योंकि हमने माना था रूट n एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q हमारा 0 नहीं होना चाहिए और p तथा q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। और तीसरी एक और शर्त होती है कि p तथा q दोनों का मासा एक होना चाहिए। मासा एक होने का मतलब एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन गुणनखंड p और q दोनों के नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे हमारा एक कॉमन गुणनखंड n निकल के आया है, इसलिए हमारा जो ये अनुमान था कि रूट n एक परिमेय संख्या है, ये गलत हो गया। इसलिए अतः रूट n एक अपरिमेय संख्या होगी। प्रूव्ड यानी यही सिद्ध करना था। ठीक है, अब ये तो पहली विधि हो गई। इसको हल करने की, इसको सिद्ध करने की एक और विधि है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले वही सेम तरीका, इसका उल्टा मानना है। माना रूट n एक परिमेय संख्या है, तब क्या हो जाएगा, रूट n बराबर p बटे q, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्क करने पर स्क्वायर ऑफ बोथ साइड क्या आ जाएगा, रूट n गुणे रूट n बराबर n आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा p स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। ठीक है, इसके बटे में 1 है। अगर इसको हम तुलना करेंगे तो यहाँ से हमारे 2 मान निकल के आते हैं, एक तो p स्क्वायर इक्वल टू n और दूसरा
क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। इस दोनों पक्षों को तुलना करेंगे तो क्यू स्क्वायर बराबर 1 निकल के आएगा, पी स्क्वायर बराबर n। तो यहाँ पे हमारा निकल के आया है पी स्क्वायर बराबर n। प्रश्नानुसार पी स्क्वायर इक्वल टू n नहीं हो सकता, क्योंकि n एक पूर्ण वर्ग नहीं है और n यहाँ पे स्क्वायर निकल के आया है। इसलिए हमारा चूँकि हमारा पूर्वानुमान गलत साबित होता है, अतः ऋण n एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब ये दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उदाहरण संख्या तीसरा आपका है, सिद्ध कीजिए कि 3 + √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो सेम वही प्रोसेस, सबसे पहले इसको हम मानेंगे, माना 3 √3 एक परिमेय संख्या है। तब क्या हो जाएगा, 3 + √3 बराबर p/q। ठीक है, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अब इसका कितना आ जाएगा, इतना आ गया। अब इसको आप बटे 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, करिए गुणा, तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा। तो p बराबर कितना आ गया, 3 √3 इंटू क्यू। अब इसको 3 और q को इसके नीचे ले आओ, तो p/3 इंटू क्यू बराबर √3। अब समझना इस बात को कि p और q हमारे क्या हैं, पूर्णांक है। p और q पूर्णांक है, यानी कोई नंबर होगा 1 2 3 या फिर -1 2 3, और 3 भी हमारा क्या है, पूर्णांक है। ये सभी पूर्णांक है और p/q के रूप में भी है, तो ये परिमेय संख्या होगी। और √3 हमारी क्या है, √3 अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, चूँकि p/3q एक परिमेय संख्या है और √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये दोनों आपस में बराबर में रखें, तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या है, पूर्वानुमान गलत साबित हो जाता है। इसलिए हमारा पूर्वानुमान गलत साबित होता है अतः 3 √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न उदाहरण संख्या 4 की तरफ। ये हो गया। चौथा प्रश्न आपका है, उदाहरण संख्या 4, सिद्ध कीजिए कि 3 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो इसमें भी हम सबसे पहले इसको मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। तो माना 3 + √2 एक
परिमेय संख्या है, तब क्या हो जाएगा, 3+√2 बराबर P/Q। अब इसमें 3 को उधर ले जाओ, 3 इधर प्लस का है, पक्षांतर करेंगे बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, P/Q माइनस 3। अब इसके बटे 1 करके इसमें एलसीएम ले लो तो ये क्या आ जाएगा, 2 बराबर इसका Q आ जाएगा और ये P-3Q। ठीक है, इतना आ गया। अब इसमें ये P हमारा क्या है, पूर्णांक है, Q हमारा क्या है, पूर्णांक है, और 3 भी एक पूर्णांक है। ये सभी पूर्णांक हैं तो यह एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं चूँकि P-3Q/Q एक परिमेय संख्या है और √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये एक परिमेय संख्या है और यह एक अपरिमेय संख्या है। ये दोनों बराबर में आ गए तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, तो इस अतः हमारा ये जो हमने माना था तो ये गलत साबित हो जाएगा। अतः हमारा पूर्वानुमान गलत साबित होता है। इसलिए 3+√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, क्लियर है। हमने माना है कि 3+√2 एक परिमेय संख्या है, जो कि यहाँ पे गलत साबित हो गया, तो इसलिए सिद्ध होता है कि ये 3+√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उदाहरण संख्या 5 आपका है, सिद्ध कीजिए कि ³ एक परिमेय संख्या नहीं है। तो सबसे पहले इसको हमने माना ³ एक परिमेय संख्या है, तब क्या हो जाएगा, ³ बराबर P/Q। ठीक है, अब इसमें क्यूब ऑफ बोथ साइड, दोनों पक्षों का घन करने पर, यानी जब घन करोगे तब ये घनमूल हट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 6, और इधर इनका घन कर दोगे तो P³ आ गया, 6 बराबर P³ आ गया। इसके बाद इसका बटे 1 करके इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो इसका इससे गुणा हो जाएगा, P³ का 1 से गुणा, तो P³ बराबर 6 Q³ आ गया। अब इसमें इसको मान लो समीकरण 1। अब यहाँ पे P³ हमारा P³ के जो गुणनखंड आए हैं 6 और Q³ आए हैं, P हमारा 6 से डिविजिबल होगा, यानी 6 से विभाजित होगा, तभी तो 6 हमारा उसका गुणनखंड आया है। तो चूंकि P³ इज डिविजिबल बाय 6,
इसलिए चूंकि पी क्यूब हमारा 6 से विभाज्य है, इसलिए पी इज आल्सो डिविजिबल बाई 6। चूँकि पी क्यूब हमारा 6 से विभाज्य है, इसलिए पी भी हमारा 6 से विभाज्य होगा। तो हम मान लेते हैं कि 6 का जो गुणज है एक नियतांक k है। माना 6k में नियतांक एक नियतांक k है, तब क्या हो जाएगा, p इक्वल टू 6 इंटू k। इतना हो गया, p इक्वल टू 6 इंटू के। अब इसका दोनों पक्षों के लिए क्यूब कर दो, क्योंकि जब p क्यूब का मान निकाल आएगा तो हम इसको यहाँ पे रख देंगे तो हमारा क्यू क्यूब का भी मान निकल आएगा। ठीक है, तो फिर क्यूब ऑफ बोथ साइड, दोनों पक्षों का घन करने पर। ठीक है, तो ये p क्यूब आ गया। और 6 का घन कितना होगा, 6 गुणे 6 गुणे 6 216 इंटू के क्यूब आ गया। ठीक है, ये इसको मान लो समीकरण 2। अब नीचे लिख दो समीकरण 2, ये जो p क्यूब है इसका मान समीकरण 1 में यहाँ पे रख दो। ठीक है, तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, इसमें यहाँ पे इसका मान रख दो। तो ये 6 क्यू क्यूब आ गया और बराबर में p क्यूब है, तो p क्यूब का मान यहाँ पे रख दो, 216 k क्यूब आ गया। ठीक है, अब q क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 216 k क्यूब बटे 6। इस 6 को हम नीचे ले गए हैं क्योंकि हमें q क्यूब का मान निकालना है। अब ये 6 से 216 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 6 का भाग 216 में दोगे तो 36 आएगा। ठीक है, क्यू क्यूब आ गया। अब यहाँ पे क्या है, क्यू क्यूब के हमारे गुणनखंड आ गया, 6 बराबर 6 गुणे के क्यूब, 3 गुणनखंड आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये गुणनखंड है तो क्यू क्यूब हमारा 6 से विभाज्य है, तो क्यू क्यूब इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, इसलिए Q इज आल्सो डिविजिबल बाय 6। क्योंकि हमारा Q क्यूब 6 से विभाजित है, Q क्यूब हमारा 6 से विभाज्य है, अतः Q भी हमारा 6 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हमारे दो उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल के आते हैं, कॉमन गुणनखंड 6। और हमारे परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है कि मासा 1 होना चाहिए, अतः उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से चूँकि 6 P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः हमारा मानक
गलत साबित होता है। ठीक है, अतः हमारा मानक गलत साबित होता है। जो हमने माना था वो गलत साबित हो गया, क्योंकि इसका कॉमन गुणनखंड 6 से निकल आया। ठीक है, तो इसलिए क्यूब रूट 6 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये हो गया इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अब अगले क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ आया होगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।